नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत आज करेंगे सोने चांदी से, जहां पर एक रिबाउंड देखने को मिला है। अपने लोज से अच्छी खासी बढ़त सोने और चांदी दोनों में देखने को मिली, और ये इसके बाद जब काफी यूएस फेड ऑफिशियल्स ने ये कहना शुरू किया है कि शायद जून में रेट हाइक नहीं होगी। क्लियरली रेट हाइक की जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उस पर सोने चांदी में लगातार हमने उठापटक आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर चीन की तरफ से डेटा स्ट्रांग आया है और उसका हल्का सा सपोर्ट हमने मार्केट्स में आ जाते हुए देखा। मई की अगर बात करें तो हमने क्लियरली 10% की गिरावट यहां पर कच्चे तेल में मई के महीने में आते हुए देखी है, लेकिन जून की शुरुआत थोड़ी बेहतर हुई है। चीन की तरफ से जो भी आज डेटा आया है, चाहे वो फैक्ट्री एक्टिविटी है या फिर रिटेल सेल्स हैं, ये सभी नंबर्स ऑन द पॉजिटिव साइड आए हैं, तो उसका कुछ फायदा यहां पर। साथ ही बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर और गिरावट अब देखने को मिली है। पाम तेल, सोयाबीन, सनफ्लावर ओवरनाइट मार्केट्स में करीबन 2% तक फिसले हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी, इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई से बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों पर। लेकिन शुरुआत सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर $1980 प्रति आउंस के लेवल्स वापस आते हुए नजर आए हैं। रनिशा, हमने ऑलमोस्ट 1930 के लोज यहां पर बनते हुए देखे हैं। जिस तरह का रन अप यहां पर देखने को मिला है, 1962 के लेवल्स फिलहाल यहां पर, फ्यूचर्स 1980 के आसपास कारोबार कर रहा है। कैसे देखती हैं आप इस बढ़त को? क्या ये सस्टेनेबल है? क्या करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है? जी मनीषा, हमने लास्ट वीक देखा था कि गोल्ड में जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग आई थी एक बुलिश मार्केट में, कि हेल्दी करेक्शन था, और उसका ही वजह हम सब जानते हैं कि जिस तरह से सेफ हेवन डिमांड डॉलर में आई थी, गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। बट इस वीक में हम काफी अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से गोल्ड रिबाउंड हुआ है। 1930-35 इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट फेबिलिटी सपोर्ट भी था, और एक अप ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी था। हम देख रहे हैं इस हफ्ते जिस तरह से यूएस डेट सीलिंग की डील पक्की हो गई है, तो वापस जो है सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आ रही है। एंड जिस तरह से इकोनॉमिक डेटा है वो बाकी कंट्रीज का इतना अच्छा नहीं आ रहा है। यूएस का भी हम देख रहे हैं कि जीडीपी नंबर्स एंड काफी डेटा जो थे वो मोटिव थे गोल्ड के लिए। तो ये रिबाउंड देखा गया है। आई थिंक $2000 जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो फिर वापस हम ये बुलिश रैली को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ बायर डिप्स का ही व्यू है फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को $2000 का वेट करना चाहिए, प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन कर दी है तो ये काफी अच्छी बुलिश रैली स्टार्ट हो सकती है। तो रनिशा, $2000 का लेवल तो इंपॉर्टेंट रहेगा नए पोजीशंस के हिसाब से, लेकिन क्योंकि फेड मीटिंग पर अब नजरें टिकी हुई हैं, मार्केट स्पेक्यूलेट कर रहा है मोर रेट हाइक्स फेड की ओर से, तो ऐसे में शॉर्ट टर्म में रेंज आप क्या देख रही हैं? जी मुझे लगता है इंडियन मार्केट में 59,000 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये डाउन साइड में मुझे 59,000 लग रहा है, अपसाइड में 60,400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये रेंज में एज ऑफ नाउ प्राइसेस ट्रेड कर रही है। 60,400 के ऊपर सस्टेन करती है तो काफी बुलिश रहेगा। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं, और आपको भी लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहां पर गोल्ड में अब ढूंढनी चाहिए? हाँ मनीषा, आई थिंक जो अभी तक जो यूएस डेट सीलिंग का चल रहा था वो एक टेम्पररी फेज था। द ओवरऑल फोकस इज स्टिल ऑन द फेड रेट हाइक। और जैसे आपने बताया, और हम लास्ट एक दिन से न्यूज देख रहे हैं कि फेड ऑफिशियल जो है दे आर पुशिंग फॉर पॉज, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि दिस डजंट मीन द रेट हाइक्स माइट स्टॉप। आगे जाके वो डेटा देख के दे माइट इवन गो फॉर फर्दर हाइक्स। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्टिंग फैक्टर है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, जैसे मैं पहले भी कहते आ रहा हूँ, कि इट इज मोर ऑफ डेटा ड्रिवन। और अगर डेटा पॉजिटिव आते हैं यूएस के, देन अगेन जो टिल्ट है दैट माइट गो टुवर्ड्स रेट हाइक। एक दिन पहले ही जो प्रोबेबिलिटी था फेड रेट हाइक का जून में, दैट वाज अराउंड 60%, एंड कल ये गिर के हो गया फिर से बिलो 40%। So this has become very, I would say, this has become very volatile now, or it is totally on the data. So having said that, ADP employment data today, ISO manufacturing data today, and jobless claims data, and the important non-farm payrolls data tomorrow, I think this might give a direction. और अगर ये लेबर रिपोर्ट एक्सपेक्टेड तो है कि थोड़ा सा डाउनसाइड में आना चाहिए, इवन ISM मैन्युफैक्चरिंग शुड कम स्लाइटली लोअर। बट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर वी माइट अगेन सी डाउनसाइड इन प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से ऊपर में एक रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि 1940 के नीचे सस्टेन करना इसका जरूरी है फॉर इट टू टेस्ट 1920।
इट गेव अ स्पाइक टिल 1930 लेकिन क्लोज नहीं हुआ 1940 के नीचे, एंड देन प्राइसेस अगेन शूटेड अप। वैसे ही अभी रेजिस्टेंस जो है वो 1984 के आसपास है इसमें, और अगर 84 के ऊपर ये क्लोजिंग आ जाता है 84 या 85 के ऊपर, देन आई थिंक वी आर अगेन हेडेड टुवर्ड्स 2000 लेवल। सो मेरे हिसाब से इट विल ऑल डिपेंड ऑन टुडेज डेटा एंड टुमारोज डेटा। तब तक के लिए मुझे लगता है कि 1940 से लेके 1984 का रेंज रहेगा। सिमिलरली अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 60,400 60,500 के कैप रहेगा, एंड ऑन द डाउन साइड वी एक्सपेक्ट 59,200 300 टू एक्ट एज अ सपोर्ट। तो मेरे हिसाब से इट विल बी मोर ऑफ डेटा ड्रिवन नाउ। अगर डेटा में कोई भी पॉजिटिवनेस दिखता है तो अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड हाइक इन जून माइट इंक्रीज, एंड दैट माइट पुट प्रेशर ऑन गोल्ड सिल्वर बोथ। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इट विल बी रेंज। आई विल वेट फॉर द डेटा टुडे एंड टुमारो, एंड उसके बाद एक डायरेक्शन हमें गोल्ड में क्लियर मिल सकता है। ओके अजय, सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? कॉमेक्स पर हम 8 दिनों की ऊंचाई पर प्राइसेस को आते हुए देख रहे हैं, थोड़ी रिकवरी तो बनी है, लेकिन क्या व्यू इन लेवल से सिल्वर पर? वेरी गुड वन। डेफिनेटली अगर हम सिल्वर की बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड अब हम सिल्वर को थोड़ा सा ठहरता हुआ दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में भी हमने गोल्ड में एक अच्छी रैली देखी, बट सिल्वर स्टैग्नेंट था। इस वक्त भी आप इंटरेस्ट में देखेंगे तो 2350 के ऊपर अच्छे से होल्ड है। गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब हम देख रहे हैं कि 85 का लेवल दिखने के बाद अब धीरे धीरे ये ड्रॉप करना चालू कर रहा है। तो आई थिंक कि अगर ये कंटिन्यू होकर गोल्ड सिल्वर रेशियो ड्रॉप करता है, विच क्लियरली शोज कि सिल्वर शुड आउट परफॉर्म, क्योंकि बेस मेटल के अंदर जो कंसर्न्स बन रहे थे अब वो जाके कहीं ना कहीं बेस क्रिएट कर रहा है। जिस ढंग से चाइना से हमने नंबर्स अच्छे आते हुए देखे हैं, तो बेस मेटल को सपोर्ट मिल रहा है, वो चांदी को भी करेगा। तो आई थिंक कि अगले 2-4 दिन, जैसे रविंद्र ने भी कहा, कुछ डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे आज शाम को एडीपी नॉन फार्म का डेटा है या अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये कहीं ना कहीं अभी भी कंसर्न दे रहा है यूएस इकोनॉमी में कंटिन्यू प्रिवेल करेगा। तो थोड़ा अपसाइड एज ऑफ नाउ कैप जरूर दिखा रहा है, बट आई थिंक कि शाम के डेटा के बाद थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर होल्ड जरूर कर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार में प्रेशर बना है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि चांदी, हमने जो $23 के नीचे का एक स्पाइक देखा था वो फिनिश हो चुका है। तो $23 के नीचे तो टाइमिंग जाते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। हायर साइड पे 2420 का इमीडिएट रजिस्टर रहेगा। वही डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि प्राइसेस में गिरावट जरूर आई थी, बट 71,200 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल होल्ड नहीं कर पा रही है। तो आई थिंक 70,800 का एक सपोर्ट अच्छा बन चुका है मार्केट में। हायर साइड पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर 72,600 के ऊपर होल्ड किया तो वापस हम 74,500 के जोन में जाते हुए दिखेंगे। तो इन शॉर्ट बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। चांदी में अभी भी अच्छे एक रैली अप आने की उम्मीद है। खरीदारी सोने और चांदी में दोनों में लौटती हुई नजर आई है, एटलीस्ट ऑन पेपर। लेकिन रनिशा, ऑन ग्राउंड यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी, हमने देखा है सिल्वर में जिस तरह से रैली आई थी फ्रॉम $18 टू $26, एंड फिर उसके बाद प्राइसेस रिट्रेस हुई $23 तक। तो पीपल आर बाइंग टू वेट। अभी एक्चुअली जो करंट लेवल्स है $23 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रही है, यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग आ रही है। एंड जो ये लेवल इंडियन मार्केट्स में भी 70,000 के आसपास पीपल आर वेटिंग टू बाय। तो हम फिजिकल बाइंग अभी इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 78,000 के बाद अभी 70,000 पीपल आर थिंकिंग कि यस हमको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, जो वेट कर रहे थे इतने टाइम से। फिजिकल बाइंग काफी स्ट्रांग है। आई थिंक प्राइसेस वोंट सस्टेन बिलो 70,000। मुझे वापस लग रहा है यहाँ से हम 72,500 73,000 तक शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी इंटैक्ट है। बाय द ईयर एंड आई स्टिल थिंक कि जो 90,000 का टारगेट है अभी भी आ सकता है। ओके चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड और सिल्वर दोनों की। शुक्रिया रनिशा आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने प्राइसेस वापस स्लिप होते हुए देखे। 4 वीक्स के लोस पर क्रूड के प्राइसेस कारोबार कर रहे हैं। चाइना में डिमांड कंसर्न, साथ ही साथ यूएस में जो ऑयल प्रोडक्शन है वो भी रिकॉर्ड हाइस पर। तमाम फैक्टर्स जो कि प्रेशर डाल रहे हैं। 10% नीचे प्राइसेस आ चुके हैं सिर्फ मई में। $73 के आसपास ब्रेंट का भाव। रविंद्र, क्या व्यू आपका कच्चे तेल पर इन लेवल से? दीपाली, मेरे हिसाब से ये रेंज बाउंड ही रहेगा, क्योंकि पिछले वीक में भी हमने कहा था कि 75-80 तक WTI माइट टेक अ रेजिस्टेंस। इट केम क्लोज टू $75 और वहां से हमने एक रिवर्सल देखा। हालांकि इतना डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि $70-71 पे एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, बट इट हैज स्लिप्ड बिलो $68। और अभी आई थिंक द मेजर सपोर्ट जो इसमें है वो $64 का है। $64 के नीचे जाएगा तो ही इसमें और डाउनसाइड दिख सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट शुड वंस अगेन मूव क्लोज टू $71-72।
ओपेक की मीटिंग है ये वीकेंड में, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशल। अगर प्राइजेस 64 या 65 के नीचे सस्टेन करता है देन देयर माइट बी सम सरप्राइजेस फ्रॉम द मीटिंग, बट एज ऑफ नाउ लगता नहीं है, ऐसा नाउ लगता है कि स्टेटस को ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है। एडीपी जो एपीआई के जो इन्वेंट्री आए थे वो थोड़े से बिल्ड दिखाया जरूर था पिछले वीक के कंपेयर अगर करें तो, बट ईआई का इन्वेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का, तब तक के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ट्रेड करे क्रूड, लेकिन हमारे हिसाब से 5,500 5,550 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। एंड अपसाइड में आई थिंक 5,850 5,900 तक के पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि वीकेंड मीटिंग के पहले एक शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन मुझे एकदम ज्यादा बेरिशनेस अभी एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा है। तो आई थिंक it should trade between 67 66 on the lower side and upside $71 $72, और MCX में जैसे मैंने बताया 5,900 का कैप होना चाहिए एंड 5,550 5,500 का एक सपोर्ट रेंज। ऑल राइट, तो नंबर्स ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर देखे हैं। आपको बता दें कि मई के महीने में यहाँ पर कच्चे तेल में 10% की गिरावट आई है, लेकिन जून की शुरुआत थोड़ी सी बेहतर हुई है माफ कीजिए, और बाइंग लेवल्स यहाँ पर आते हुए। मेटल्स पे एक नज़र डालेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी है, चीन की तरफ से जो डेटा है वो पॉजिटिव है। अजय, कोई टॉपिक यहाँ पर आपकी तरफ से जो मेटल्स में आती हो, क्योंकि चीन के नंबर स्ट्रॉन्ग हैं, डेट सीलिंग इज डन, नॉन फार्म पेरोल डेटा पे तो हमारा यहाँ पर ध्यान है ही, लेकिन उससे पहले इस तेजी का कैसे फायदा उठाएं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितने भी वर्स्ट न्यूज आने थे हमने मई मंथ में पूरे बेस मेटल के देखा। पूरे एक महीने की अगर हम बात करें तो कॉपर में हमने 700 के नीचे के भी लेवल आते हुए, खास करके सबसे बड़ा फॉल जो था वो जिंक में था, जो करीबन 11% का फॉल पिछले एक महीने में था। बाकी कमोडिटी में भी साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट, बट जिन से अब चाइना से जो नंबर्स आ रहे हैं वो थोड़े बहुत सपोर्टिव, और पहले से भी हमने देखा चाइना सेंट्रल बैंक कोशिश कर रही है इकोनॉमी को अपडेट करने की। तो आई थिंक थोड़ा सपोर्ट हमें जून मंथ में मिलेगा। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है, तो सबसे पहला पिक रहेगा हमारा कॉपर में हमें लगता है कि करंट लेवल से भी अगर लिया जाए 696 के स्टॉप लॉस से, तो मुझे लगता है जून मंथ में हमें 730 तक का एक बाउंस मिल सकता है कॉपर में। वहीं जिंक के अंदर भी टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, फंडामेंटली कोई मेजर चेंजेस जरूर नहीं हुआ है, बट आई थिंक करंट लेवल पे शॉर्ट तो नहीं बनता, तो 207 पे लेके चलना चाहिए। 200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 220 का टारगेट रहेगा। ये पूरे मंथ के लिए बता रहा हूँ। पूरे बेस मेटल में हमने एल्यूमिनियम लेड काफी सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए देखा, बट जो अब अपॉर्चुनिटी बनती है वो मुझे लगता है कॉपर और जिंक में बननी चाहिए टेम्पररी जून मंथ में। ओके, आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी क्या रविंद्र, संक्षेप में मेटल्स में? वेल आई थिंक कॉपर में हमें भी लगता है कि 720 तक के लेवल्स पॉसिबल है, बट दैट शुड बी द रेजिस्टेंस। और जिंक और कॉपर दोनों में ही एक्चुअली टेक्निकली एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि ये लो नहीं ब्रेक करता कॉपर में अराउंड 793 का और 693 का सॉरी, एंड जिंक में अराउंड 203 का, मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रह सकता है। एक लेवल देखना चाहिए जिंक में 214 का, 214 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 220 225 तक जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जिंक में 213-14 वुड बी द इनिशियल लेवल विच वुड बी द टारगेट। और कॉपर की बात करें तो कॉपर में 720 तक लग रहा है, वहां पे एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि वहां से फिर से एक बार सेलिंग है। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज रही बेस मेटल्स पर भी। शुक्रिया रविंद्र अपने व्यूज देने के लिए, स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो फोकस करेंगे ही, साथ साथ बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की भी। सुधाकर देसाई हमारे साथ मौजूद है, इमामी एग्रोटेक से अजय केड़े भी बने हुए हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. डायबिटीज है। जब लाइफ में डायबिटीज का डर आता है तो इंसान हर एक कदम सोच समझ के उठाता है। सुबह अलार्म को जगाता है, जितने हैं आसन सब आजमाता है। आपको बुरा ना लगे इसीलिए पूरा परिवार आपका डाइट प्लान अपनाता है। ना ना नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने फेवरेट मीठे को मना करना नो थैंक्स अचीवमेंट बन जाता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए आपने इतने स्टेप्स उठाए, तो हमने भी आपके लिए एक कदम बढ़ाया। बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस प्रेजेंट्स इंडियाज ओनली टर्म प्लान एक्सक्लूसिवली डिजाइन फॉर डायबिटिक्स।
ये प्लान आपके फैमिली लाइफ गोल्स को सुरक्षित रखता है, साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने पर रिन्यूअल प्रीमियम पर रिडक्शन भी देता है। This car's electric for more reasons than just being woke. Oh yeah. And man, the money it saves you is no joke. It's got enough range to get you anywhere. And it's the go-to park when you get there. The all-new MG Comet EV, the no-nonsense car. Because just like us, this car cuts the crap, man. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। खुल जा, ओपन ओपन, खुल जा डिमसम, खुल जा दरवाजा, खुल जा। चाहिए सोना तो इतना हैसल क्यों लेना? माई डिजी गोल्ड ऐप फ्रॉम सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। सोना खरीदो, बेचो या रिडीम करो, कभी भी कहीं भी इंस्टेंटली। डाउनलोड माई डिजी गोल्ड ऐप नाउ। सीधे सीधे, अरे नमस्ते, सीधे 99 एकर्स पे है फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। 1 out of 3 mutual fund investors in India invest in and trust Nippon India Mutual Fund. Our investors 1.38 crore, industry investors 3.79 crore, market share 36%. Thank you investors and partners. Your trust keeps us growing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स। कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। चीज डोसा, मसाला डोसा, पेपर सादा डोसा, रोटी, बटर नान, कुलचा, वेज कढ़ी, वेज कढ़ाई, वेज कोला, स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। भैया और कोई ऑप्शन? लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले न मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपका स्वागत है। बात अब खाने के तेलों की करेंगे, जहां पर गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे वो पाम है, सरसों या सनफ्लावर तेल, सभी यहां पर 2 से 2.5 साल के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ इमामी एग्रोटेक के CEO सुधाकर देसाई हैं। सुधाकर जी नमस्कार। जिस तरह का सिनेरियो फिलहाल यहां पर बनता हुआ आ रहा है, जहां पर अवेलेबिलिटी ज्यादा है लेकिन डिमांड मैच नहीं कर रही, यहां से अब क्या स्थिति लगती है आपको? आप म्यूट पे हैं सुधाकर। The last two days especially have seen a major fall in the market. Whole of May करीब सारे मार्केट्स करीब 6 से 8% गिरा है। Major reasons for this sell-off was emanating from USA. Basically because the plantation was ahead of the markets. It was about 83% compared to 63% last year. And also uncertainty of EPA final biofuel blending mandates. Though we feel that it is going to be in tandem with the market expectations. And also in the month of May, palm oil had a slightly good production. So all of this
coupled with some pressure point from rapeseed oil from Europe and sun oil, made the May month slightly bearish. But then the prices have today come down to almost, I think almost like pre-COVID levels. If I talk about BMD, which is the KLC Palm Oil Market Exchange, 3,200 has been thought of as the major support. Right now, market has improved to about 3,265. Whether it will touch the expected lows or not, we don't know. On the positive side, I think the demand has been very hand to mouth. We expect at these levels the prices and the demand to improve from these levels. And there are a couple of reasons why it is so. I think the Indian port stocks have come down by about 300K from its peak level in February end. Basically, importers have cut down due to lack of demand. Now at this level, whether the market will feel confident to build the market, to build the pipeline again. Number two, I think the Argentina farmer selling due to low crop is literally over. वहाँ farmer selling अभी नहीं है. And Brazilian is dependent more on seed exports. So looking at from the oil complex, I think current levels should see some bounce back in the current month. Demand has been low in India. That is typically the case in the month of May due to extreme heat. So I'm positive that these are the levels that could be a buying point. Okay. And So Sudhakar, in that case, अगर हम risk reward ratio देखें तो आपको क्या लगता है यहाँ से क्या बॉटम बन चुका है, 2% और गिर सकता है, और यहाँ से अगर एक रिबाउंड आता है, जैसे आपने कहा अर्जेंटीना ब्राजील की तरफ से अब पॉजिटिव क्यूज हैं, इंडिया बाय करना शुरू करेगा, तो अपसाइड अब कैसी दिखती है? अपसाइड है इसमें. आई थिंक द वर्स्ट पॉसिबल प्रेशर पॉइंट, क्योंकि मार्केट सोच रहे थे लोग कि 3500 पाम ऑयल का लोएस्ट है, 850 to $900 रेंज C&F इज अ बाई पॉइंट. तो आज के दिन में $830 $35 का जो मार्केट है, विच इज वेरी वेरी लो. आई थिंक द रिस्क इज वेरी लो एट दिस लेवल्स. It is not like we are buying above $1,000. So below $1,000, around these levels, when all oil prices are same, operating at $850, $830, and about $930 soybean. Between the oils also, the spread is is also adjusted. Palm oil is no longer expensive compared to soya. It has done its job because it requires demand. So I think from these levels, we can expect the market to bounce back. Maybe about 10 to 15% higher. ओके तो यानी यहाँ से प्राइसेस थोड़े रिकवर ही होंगे, बाउंस बैक होंगे, और तमाम फैक्टर्स की यहाँ पर बात की. बहुत संक्षेप में अजय, आपको भी लगता है प्राइसेस यहाँ से रिकवर होंगे मौजूदा सिनेरियो में? डेफिनेटली अगर फंडामेंटल देखें तो जीते भी फंडामेंटल सब डिस्काउंट हो चुके हैं, बट टेक्निकली फ्रैंकली मुझे नहीं लगता कि मार्केट में एज ऑफ नाउ कोई ऐसा बाइंग सिग्नल है. नो डाउट हैवी सेलिंग सिग्नल भी नहीं है मार्केट में, बट आई थिंक कि अगर हम पाम की बात करें तो प्राइजेस ने इससे पहले भी अक्टूबर मंथ में मेड ए लो ऑफ 3230, तो वहां का एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर ले रहा है मार्केट में, बट मुझे लगता है 3000-3050 तक का लेवल हम देख पाएंगे. वहीं अगर हम सोया की भी बात करें तो इंटरनेशनल में प्राइजेस ने 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट आई थिंक प्रेशर और बढ़ेगा जो 1250 तक का लेवल दिखा सकता है. डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट थोड़े बहुत सपोर्ट जरूर दिख रहे हैं, बट फंडामेंटल डिसीजन से क्रॉप साइज दिख रहे हैं. तो ओवरऑल एडिबल में अभी भी जो पहले सीवियरिटी थी गिरावट की उतनी नहीं है, बट बाइंग सिग्नल्स भी नहीं है, तो प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रह सकता है टेम्पररी. ओके चलिए, शुक्रिया अजय आपका, और साथ ही साथ सुधाकर जी आपका भी शुक्रिया मौजूदा ट्रिगर्स पर, सिनेरियो पर और प्राइसेस पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए. रुकलें इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत. ब्रेक उस पर अब देखिए वायदा मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में. नमस्कार.